नेक्स्ट लेक्चर कौन सा बदला है? सुबह कौन सा लेक्चर 59 और अगले 60 का लेक्चर 60 कैप टू टेक्स्ट से स्टार्ट किया और बेसिक्स डेफिनेशंस देखी हमने कि उसमें सेंसेस से कुछ डेफिनेशंस दिए मैन्युफैक्चरर की रिटेल प्राइस से कहते हैं, ड्यू डेट क्या होती है, मतलब कॉटेज इंडस्ट्री किसे कहते हैं। और अरे जरा पॉइंट 28 का तो कुछ लिखा होगा रिटेलर जैसा, ठीक है? रिटेलर की डेफिनेशन, देखिए डेफिनेशन थोड़ी सी बोरिंग है, उसके बाद मामला आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह, अभी आसान हो जाएंगे थोड़ा सा। रिटेलर की तरफ सप्लाई को जनरल पब्लिक को कंजम्पशन, चलो इसका रिटेलर ऐसा बंदा है जो जनरल पब्लिक को चीजें बेचता है। दुकानदार, आपके गली मोहल्ले में दुकानदार है, टैक्स शॉप वाले, जनरल स्टोर वाला, इसके लिए क्या है? वो होलसेलर है, रिटेलर है, वो रिटेलर है। वो रिटेलर वो आपको जो प्राइस चार्ज करता है वो इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स है या एक्सक्लूडिंग सेल्स टैक्स है? इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स। वो रिटेलर अपने रिटेल प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड करके आपसे सेल्स टैक्स का जितना भी फंडामेंटल है सेल्स टैक्स का जितना भी सर्कल है, एक बात मुझे याद रखो, सेल्स टैक्स का अल्टीमेटली बर्डन एंड कंज्यूमर पर पड़ता है। मतलब क्या बोला? सेल्स टैक्स का अल्टीमेट बर्डन एंड देखिए इंपोर्टर भी मैन्युफैक्चरर भी पे किया होगा सेल्स टैक्स, इसके अलावा होलसेलर भी पे किया, रिटेलर भी पे किया, अल्टीमेटली एंड टैक्स किया कंज्यूमर ने, एंड कस्टमर ने। ये एडवांस बात है, कोशिश कीजिएगा समझने की। जो एंड कस्टमर से टैक्स वसूल किया जाता है उसको ज्यादा वसूल किया जाता है, उसमें से जो उससे प्रीवियस पार्टी थी रिटेलर, वो वसूल करती है। रिटेलर ने जितना टैक्स पे किया होता है वो हमसे रिकवर कराती है ज्यादा टैक्स, और उसमें से अपना जो उसने पे किया है वो रिटर्न करेगी, और जो रिमेनिंग होता है वो गवर्नमेंट होता है। कॉन्सेप्ट ये दोबारा से, रिटेलर एंड कस्टमर को चीज बेचते वक्त ज्यादा टैक्स देता है, और ज्यादा टैक्स में से अपना जो टैक्स उसने पे किया होता है वो रिटर्न कर लेता है, यानी उसका दोबारा से नहीं लोगे। तो जो अमाउंट रिमेनिंग रह जाती है वो किसकी बताती है? गवर्नमेंट के पास। एंड बर्डन आया किस पर? एंड कस्टमर। अभी कुछ को देखता हूं जब एक सवाल करेंगे इंशाल्लाह, अभी फिलहाल बड़े रिटेलर सर ये जो चीज के अंदर सेल टैक्स ऐड होता है, हाँ जी, ये सेल टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्सेशन करते हुए किसको माइनस करता है? नहीं मैं आपको बताता हूं। वो सेल्स टैक्स लेट्स सपोज उसने आपसे रिकवर किया 200 का, अब उसने 200 नहीं पे किया होगा, उसने पे किया होगा 160 170, लेट्स सपोज 160 उसने पे किया, तो 200 में से 160 अपनी जेब में रख लेगा, अपना रिकवर कर लेगा, जो रिमेनिंग 40 होगा वो गवर्नमेंट होता है। तो अल्टीमेटली बर्डन आया किसपे? रिटेलर पे नहीं आया। रिटेलर की थोड़ी सी गलती पड़ी, उसने पहले पे किया, फिर आपसे कलेक्ट करके अपना रख लिया और दोबारा जो रिमेनिंग था वो पे कर दिया, लेकिन पैसे किसकी जेब से गए अल्टीमेटली? एंड कस्टमर हमारी जेब से। सो ये सेल्स टैक्स एक्ट क्या है? सेल्स टैक्स एक्ट कहते हैं सेल करने पे अपना टैक्स लगाना ही लगाना है, लेकिन एंड को जो कंज्यूम कर रहा है सारा कुछ हो चुका है, इंपोर्टर ने इंपोर्ट किया, मैन्युफैक्चरर ने मैन्युफैक्चर किया, फिर होलसेलर के पास आया, फिर रिटेलर के पास आया, फिर एंड कंज्यूमर के पास आया। ऐसा होगा एंड कंज्यूम जो बंदा कर रहा होता है वो टैक्स देता है। 160 पहले होलसेल में ना वो डायरेक्ट क्योंकि बर्डन उसको थोड़ी देगा, वो 200 पे कर ले, उसके बाद वो एंड कंज्यूमर से 200 के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट करना पड़ सकता है। नहीं वो इस तरह का एक साइकिल है ना, एक साइकिल का भी समझाऊंगा। एक थोड़ा पॉइंट उसको देंगे, देखो रेफरेंस कर रहा हूं, फिर एक से थोड़ा सवाल करेंगे उसको क्लियर हो जाएगा। अच्छा रिटेलर में होता है a person combining the business of import and retail और मैन्युफैक्चर विद रिटेल। ठीक है ना, तो बंदा अगर पर्सन कोई चीज इंपोर्ट करके फिर बेच रहा है या फिर चीज बना के बेच रहा है, इंपोर्ट करके बेचना या बना के बेचना दोनों क्या करेंगे? रिटेलर है। अच्छा shall notify को लिखिए notify to SBR, notify to SBR, shall notify and advertise in newspaper, advertise in newspaper, shall notify to SBR and advertise in newspaper wholesale prices and retail prices separately। क्या हमने कहा रिटेलर को कोई चीज इंपोर्ट करके बेचे या फिर बना के बेचे, वो तो रिटेल प्राइस होती है,
इसका प्रूफ देना है। सुनिए यहाँ पॉइंट नंबर 28 एंड शूज का हर्ष पीस पता है? हर्ष पीस क्या करते हैं? कितने बेचते हैं? पपीज बेचते हैं। फिर शूज पे यहाँ देखिए हर्ष पपीज ने शूज बेचे कस्टमर को और शूज बेचे ₹5,000 को। बताइए कौन सी प्राइस है? इसको रिटेल प्राइस है। अब देखो हुआ इस तरह का इसके साथ में बाटा वाले को सेम भी देते लेकिन बाटा वाले को स्टॉक खत्म हो गया तो बाटा वाले ने हर शॉप से रिक्वेस्ट की कि आप हमारे दोस्त हैं तो आप ये जूते हमें दे दें, हम भी अपनी दुकान में बेचते हैं, हमारे दुकान में फ्रंट वाला शेल्फ खाली हो गया, स्टॉक अवेलेबल टाइट है तो जूते आपके पास वही डिजाइन पड़े हुए आप हमें दे दो। तो हर शॉप वाले बाटा को भी दे सकते हैं, सिर्फ कस्टमर नहीं होते, अपना कोई कंपेटिटर है, अपना कोई सेम सेक्टर वाला बिजनेस भी हो सकता है बाटा। लेकिन क्या बाटा को बात ज्यादा है नहीं, लेट्स से जो बाटा को उसने दे दी ₹4800। अब बाटा क्या करेगा, वो अपनी दुकान पे फिर कस्टमर को बेचेगा कितने का? 5,000 बेचेगा। बाटा ने 200 का कमाई प्रॉफिट, जब से हर शॉप ने 4800 कर दिया, ये रिटेल प्राइस क्या होलसेल प्राइस है? होलसेल प्राइस रिटेल प्राइस बेच सकते हैं और होलसेल भी बेच सकते हैं रिटेल प्राइस। तो कहता है shall notify to appear and advertise in newspaper होलसेल प्राइस की बोलेंगे 4800, होलसेल प्राइस की बोलेंगे 4800 डिपेंडिंग है और कम हां रिटेल प्राइस को लेके 5,000 सेपरेटली बड़ी सेपरेटली। अगर कस्टमर ने ऐसा कोई काम किया है तो न्यूज़पेपर में हर मेंशन करे कि हमारी होलसेल प्राइस कितनी है और हमारी रिटेल प्राइस कितनी है और होलसेल को कस्टमर को नहीं बेचेगा, किसी दुकानदार को देगा। क्या जनरल स्टोर वाला होलसेल से खरीद लाता है था? अगर आप होलसेलर के पास जाएंगे आपको एक शूज का बैग देगा तो कहेगा हम तो दुकान वालों को देते हैं, दुकान वालों से खरीद लो, दुकान में आपको देंगे 5,000 का। बात समझ में किस बात? तो बेसिकली अगर कोई बंदा रिटेल करता है यानी कि कोई बंदा इंपोर्ट करके रिटेल कर सकता है, बना के रिटेल कर सकता है और अगर वो किसी कस्टमर को बेच रहा है तो वो रिटेल प्राइस बेचेगा और अगर किसी और दुकान वाले को बेच रहा है तो होलसेल प्राइस बेचेगा। उसको ये दोनों सेपरेटली मेंशन करने पड़ेंगे, होलसेल प्राइस क्या होगा, हमारी रिटेल प्राइस। एंड डिक्लेयर टू एफबीआर, डिक्लेयर करेंगे एफबीआर एंड डिक्लेयर टू एफबीआर द एड्रेस ऑफ रिटेल आउटलेट्स ऑफ हर्ष पपीज, रिटेल आउटलेट्स ऑफ हर्ष पपीज। ना सिर्फ वो प्राइसिंग बताएगा बल्कि वो एफबीआर को बताएगा हॉस्पिटल में हमारे कहां पे शॉप मौजूद है जहां ये सब कुछ हो रहा है। हम दो चीज बेचते हैं, दो डिफरेंट लोगों। अगर कस्टमर आएगा तो 500 रुपए का, बाटा वाला आएगा तो 48 रुपए का। बाटा वाला को 48 रुपए दे रहे हैं, दैट इज वो भी कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी कुछ प्रॉफिट कमा सकते हैं मार्केट में। क्या आप बात करें? ये पढ़ लेते हैं होलसेलर का पॉइंट है नहीं, ये पढ़ लेते हैं। Wholesaler includes a dealer and means any person who carries on whether regularly or not. Regularly is like 365 days. पूरा साल नहीं और not से लेके first let's say 200 days. Let's say 200 days. Regularly 365 not 200 days. यानी ऐसा बंदा जो पूरा साल के साथ किसी भी लम्हे में बिजनेस करे, इसे कहते हैं होलसेलर। अब कौन सा बिजनेस करे, कैसा बिजनेस करे तो वो होलसेलर होगा। पढ़ेंगे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स बाय होलसेल, चीजों को खरीद के बेचना। Supplying goods directly or indirectly for cash or deferred payment. Deferred payment मतलब कि credit sales. Deferred payment मतलब कि credit sales. और for commission और other valuable consideration. Other valuable consideration मतलब पैसे की जगह कुछ और दे देंगे. Consideration in kind. Valuable consideration मतलब consideration in kind. देखो बच्चों सिंपल सी बात है. कोई बंदा पूरा साल के साथ किसी भी लम्हे में चीजें खरीद कर बेचे या चीजें सप्लाई करे और किस तरह सप्लाई करे, या तो कैश की सप्लाई करे, सेल करे, या तो उधार पे सेल करे, या फिर स्पेशल प्राइस सेल करे, उसे होलसेलर कहते हैं। क्या कहते हैं? होलसेलर। इट आल्सो इंक्लूड्स अ पर्सन और कौन है who stores goods belonging to others as an agent for the purpose of sale. होता है मैन्युफैक्चरर। मुझे पता है सप्लाई चेन में पहले कौन आएगा?
पे रखवाइए और उससे क्या है इसको दुकान पे रखो 10 दिन के लिए 15 दिन के लिए, जब भी कस्टमर आएगा उसको बेच देगा तो हमारी दुकान से ले जाएगा। तो क्या वो खुद बेच रहा है एज अ वो स्टोर कर रहा है चीजों को, स्टोर कर रहा है चीजों को, तो ये भी होलसेलर में रहता है। तो इसके ऊपर लिखिए बेशक अदर्स की जगह लिखिए मैन्युफैक्चरर, बिलोंगिंग टू अदर्स और बिलोंगिंग टू मैन्युफैक्चरर। अदर्स जगह क्या लिखेंगे मैन्युफैक्चरर, यानी होलसेलर खुद नहीं बेच रहा, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे चीजों को स्टोर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे स्टोर कर रहा है, मैन्युफैक्चरर उसको खुद बेच रहा है, बस होलसेलर की दुकान पे रखा हुआ है। ये ऐसा बंदा भी होलसेलर कर रहा है जिसकी दुकान पे रखा हुआ है, या फिर ऐसा बंदा जो सप्लाई टैक्सेबल गुड्स का मतलब होता है सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स, सप्लाई का मतलब क्या सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स को कहा गया to a person who deducts income tax at source, person who deducts income tax at source मतलब लिखिए गवर्नमेंट, ऐसा बंदा जो किसको चीज बेच रहा है गवर्नमेंट को, वो भी होलसेलर कहलाता है। person who deducts income tax at source कौन होता है? income tax at source में डिडक्ट करता है गवर्नमेंट, डिडक्ट करती है गवर्नमेंट करती है। अगर कोई बंदा गवर्नमेंट को चीज बेच रहा है तो वो होलसेलर कहलाता है। ये बात समझ आ रही है? इंपोर्टर कौन होता है? पढ़ो, इंपोर्टर इज अ पर्सन हु इंपोर्ट्स गुड्स इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में उसमें बात करें इंपोर्टर। और डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? डिस्ट्रीब्यूटर इज अ पर्सन अपॉइंटेड बाय मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर और एनी अदर पर्सन। फर्स्ट तो ऐसे वालों ने एक बंदे को बाहर कर तो हमारे बिहाफ पे हमारी वक्त में चला हमारे कंट्री से जाके पंजाब में एक शॉप वालों ने कहा कि तुम आओ हमारे यहाँ पर क्या कहते हो उसको डेयरी कहते क्या कहते हैं ना, मुझे मालूम होती है डेयरी से एक बाइक यामाहा बाइक में बोला तुम आओ, तुम्हें वो जो दूध के बड़े बड़े बर्तन होते हैं भर के देंगे, तुम उसमें जाकर डेयरी को सप्लाई करते हैं। वो जो बंदा जैसे कि आप बोलते बेच रहा है, वो जो बंदा जो यहाँ बाइक पे बैठा हुआ है वो क्या इंपोर्टर है, क्या मैन्युफैक्चरर है, क्या होलसेलर है, क्या रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है? डिस्ट्रीब्यूटर जो इनके बिहाफ पे काम करते हैं, मैन्युफैक्चरर या इंपोर्टर के बिहाफ पे काम करते हैं। फॉर अ स्पेसिफाइड एरिया purchase goods from him for further supply and to the person who is to be a distributor is also as good as a wholesaler or a retailer। समझो एक दूध वाले को मैं बोला यामाहा बाइक का ये तुम आओ, ये दूध हमारा 5 लाख डॉलर से पकड़ा था उसका, उनके खरीद दूध दे रहा हूँ ये डिस्ट्रीब्यूटर। एक बार मैं बोला तुम आओ दूध हमसे लेके जाओ, आगे किसको बेचना है वो तुम्हारी मर्जी, अपनी दुकान ओपन करनी है या घर घर जाकर दरवाजा नॉक करना है वो तुम्हारी मर्जी, अपने रेट पे बेच देना, हमसे 200 रुपए में खरीदो किलो, आगे 220 रुपए किलो बेचो। अब तुम अपने चौधरी मिल्क शॉप ओपन करते हो या चौधरी मिल्क डोर टू डोर मिल्क सर्विस करना चाहते हो, कोई तुम्हारी मर्जी, दोनों फर्क है कि नहीं? फर्क इसमें एक हमने कहा कि हमसे दूध लो और फलां फलां घरों में देकर आओ, वो भी डिस्ट्रीब्यूटर, हमसे दूध लो और खुद से बेचो, जिस एरिया में बेचना है, जिस घरों में बेचना है, जिस दुकान में जाकर बेचना है या अपनी दुकान में बेचना है वो तुम्हारी मर्जी, ये भी डिस्ट्रीब्यूटर होता है। ये भी क्या कहता है? आप जो किसी मिल्क शॉप में गए दूध और दही की दुकान पे अक्सर देखा होगा आप सामने दूध की गाड़ी देखी होगी जिससे अनलोडिंग होती है, अक्सर देखा होगा। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो वो खुद उसकी अपनी डेयरी या वो किसी और की डेयरी से ला रहा है, किस केस में डिस्ट्रीब्यूटर है? डेयरी या तो अपनी है या किसी और की डेयरी से ला रहा है और अपनी दुकान पे बेच रहा है। जब किसी और की डेयरी से ला रहा है तो अगर अपनी है तो फिर तो वो मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कह सकते हो उसको कि वो खुद ही अपना बिजनेस कर रहा है। लेकिन दूसरे से पूछना दूसरे के बाद भाई आपकी अपनी डेयरी है या किसी और से ले रहा है? अगर कहना दोस्त की डेयरी है या किसी और की डेयरी है तो आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, और अगर ये अपनी वजह है आप मैन्युफैक्चरर नहीं बोल रहे हैं। एक्टिव टेक्स्ट हो गया था, अच्छा ये पढ़ने प्रोविजन सेल्स की याद नहीं करना, जस्ट इसको याद बिल्कुल नहीं करना। प्रोविजनल सेल्स टैक्स मींस टैक्स लेविड अंडर प्रोविजनल लॉ विच आर डिक्लेयर्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट टू प्रोविजनल सेल्स टैक्स। कहता फेडरल गवर्नमेंट ने इसको प्रोविजनल सेल्स टैक्स पे करने का कह दिया, 35 लाख को प्रोविजनल सेल्स टैक्स लॉ कह दिया, प्रोविजनल सेल्स टैक्स छोड़ के बोलने क्या पड़ा। सेल्स टैक्स का मतलब क्या होता है? क्या सेल्स टैक्स को सिर्फ सेल्स टैक्स होगा या एडिशनल पेमेंट भी होगी या डिफॉल्ट भी होगा? पढ़ने क्या होता है? टैक्स additional tax default surcharge in this for the default surcharge interest on
डिफॉल्ट सरचार्ज का मतलब है इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट। एक बंदा जो है ना उसने सेल्स टैक्स भी पे करना होता है, उस सेल्स टैक्स अगर उस पे एडिशनल सेल्स टैक्स लग जाए तो वो भी पे करना है उसे, और अगर उस पे डिफॉल्ट सरचार्ज लग जाए तो गलती की उसकी वायलेशन की तो वो डिफॉल्ट सरचार्ज पे करना होता है। तीनों का मतलब सेल्स टैक्स नहीं है। और क्या होगा? फाइन, पेनल्टी और फी इम्पोज्ड excluding fee and services charges imposed under such services quotation any sum payable। बस एक बार करें, तीन बातें, तीन चीजों को सेक्सेस कहते हैं। टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, तीन बात बस याद रखना। रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स में पर समझ में आती है? चलिए रजिस्टर्ड पर्सन को समझ लो। देखिए एक होता है रजिस्टर्ड पर्सन, एक होता है लायबिलिटी रजिस्टर्ड। एक बच्चा होता है जिसने फीस पे कर दी है, एक बच्चा जिसने फीस पेंडिंग है।